हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका है प्रतिभू के दायित्वों का उन्मोचन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में है। और आज जो हमारी क्लास है वो क्लास 4 का पार्ट 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में हमने इन 3 टॉपिक को कवर किए थे कि प्रतिभू कौन होता है, प्रतिभू के दायित्व क्या होते हैं और सह प्रतिभू के दायित्व क्या होते हैं। और पार्ट 2 में हम लोगों ने देखे थे कि प्रतिभू के अधिकार क्या होते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं जिसमें देखेंगे कि प्रतिभू के दायित्वों का उन्मोचन कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने इन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो पहले आप इन दोनों क्लासों को देखिए और देन आप आज की क्लास देखिएगा, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रतिभू होता कौन है, उसके दायित्व क्या होते हैं, तो फिर आप उसका उन्मोचन कैसे समझोगे। ठीक है, तो पहले आप उन लास्ट क्लासों को देख लो। अगर देख लिया है तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि एग्जाम में हम कैसे क्वेश्चन लिखेंगे और आपको केसेस कैसे लिखने हैं, कितने केसेस लिख सकते हो, कितना हमें आंसर लिखना है, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपकी स्लाइड ओपन हो गई है। तो यहाँ पे एग्जाम में जब भी आंसर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे कि प्रतिभू के दायित्वों का उन्मोचन। अब उसमें हम लोग एक एक करके हम इनमें पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे कि समाप्ति की सूचना देने पर प्रतिभू जो है वो प्रतिभूति की संविदा को समाप्त कर रहा है, इसकी सूचना दे करके भी वो अपने दायित्वों से उन्मोचित हो सकता है। अगला ग्राउंड हम लिखेंगे कि संविदा की शर्तों में परिवर्तन होने पर, संविदा की शर्तों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर भी प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे ज़्यादा दिमाग में प्रेशर मत डालिएगा। अभी हम यहाँ पे केवल और केवल बस पॉइंट्स को देख रहे हैं कि कितने पॉइंट हमें लिखने हैं। फिर हम इसके आगे इन एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल और केसेस के थ्रू। ओके, तो अभी आप सिर्फ पॉइंट को देख लीजिए। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर। अगला है आवश्यक तथ्य को छिपाने पर। नेक्स्ट है ऋणदाता के द्वारा मूल ऋणी को मुक्त करने पर। अगला आपका है ऋणदाता के असंगत या कार्यलोप करने पर। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है लेनदार के द्वारा मूल ऋणी के द्वारा दी गई प्रतिभूतियों को छिपाने या प्रतिभू की बिना सहमति के उनको ऋणी को लौटा देने पर। अगला है मूल ऋणी के द्वारा मिथ्या वर्णन करने पर। ये 8 आधार हैं जिन पर ये 8 जो है परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो सकता है। अगर आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि बताइए प्रतिभू अपने दायित्वों से किन परिस्थितियों में उन्मोचित हो सकता है, तो आप सिर्फ इन 8 पॉइंट को लिख दीजिएगा, आपका सफिशिएंट आंसर हो जाएगा और इसी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो फिर हमें इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होगा केसेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अब हम इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो समाप्ति की सूचना देने पर। तो इस पॉइंट को समझिएगा, जो प्रतिभू होता है तो वो अगर अपने दायित्वों से उन्मुक्त होना चाहता है या ख़त्म करना चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करी है, तो वो सिंपली क्या कर सकता है, जो लेनदार है उस लेनदार को सूचना दे सकता है कि भैया ये हमारे और आपके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी प्रतिभूति की जो संविदा हुई है मैं उसको समाप्त कर रहा हूँ और आज के बाद आपके और मूल ऋणी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। लेकिन रुको, अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा। ये वाली जो सूचना दे करके ये जो कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर रहा है वो केवल और केवल चलत प्रतिभूति में कर सकता है। किस में कर सकता है? चलत प्रतिभूति में, विशिष्ट प्रतिभूति में नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। विशिष्ट प्रतिभूति में अगर प्रतिभू ने एक बार गारंटी दे दी, उसके बाद उसको कुछ भी हो जाता है, यहाँ तक कि वो मर जाता है, तब भी वो अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं होगा। उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो उसके लिए जो है लायबल होंगे, उसके लिए उनका उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा कि जो प्रतिभू होता है वो सूचना देकर केवल और केवल चलत प्रतिभूति को ही समाप्त कर सकता है। ठीक है, और चलत प्रतिभूति होता क्या है आपको हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से कवर कराया है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिभू होता है वो चलत प्रतिभूति के संबंध में लेनदार को ये सूचना दे सकता है कि आज के बाद भविष्य में जितने भी ट्रांजैक्शन लेनदार और मूल ऋणी के बीच में होते हैं वो उनके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन
उसके सूचना देने से पहले जितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं लेनदार और मूल ऋणी के बीच में, उसके लिए उसका दायित्व तो बराबर बना रहेगा, ठीक है। लेकिन सूचना देने के बाद जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए उसका दायित्व तो समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फेमस केस भी है, ऑफोर्ड वर्सेस डेविस का केस है। इस मामले में क्या होता है कि जो प्रतिभू होता है वो चलत प्रतिभूति के संबंध में गारंटी देता है, लेकिन बाद में वो उस समय के पूरा होने से पहले ही वो सूचना देकर के अपनी इस प्रतिभूति को समाप्त कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि यहाँ पर प्रतिवादी जो है वो उस प्रतिभूति को वापस ले सकता है। अगर उसने चलत प्रतिभूति के संबंध में गारंटी दी है तो उसको सूचना देकर के वापस ले भी सकता है। उसके बाद के जितने ट्रांजैक्शन है उसके लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, संविदा की शर्तों में परिवर्तन होने पर यदि लेनदार और मूल ऋणी प्रतिभू की सहमति के बिना प्रतिभूति की संविदा में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उसके पश्चात होने वाले भावी संव्यवहार यानी भविष्य में जो भी आगे संव्यवहार ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए प्रतिभू उत्तरदायी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रतिभूति की संविदा है उसमें कोई भी लेनदार या मूल ऋणी के द्वारा कोई भी शर्तों में परिवर्तन किया जाता है बिना प्रतिभू की सहमति के, तो फिर उसके परिवर्तन के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होंगे प्रतिभू उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। एक इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है जहाँ किराए के भुगतान की प्रतिभूति दी जाती है। प्रतिभू जो होता है वो एक किराएदार की तरफ से किराए के भुगतान करने के बारे में गारंटी देता है कि भाई ये आपका टाइम पर किराया का पेमेंट कर देगा, लेकिन मकान मालिक जो होता है वो प्रतिभू की सहमति के बिना किराए को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके द्वारा ये जो भी परिवर्तन किया गया है बिना प्रतिभू को बताए, तो उसके बाद अगर जो किराएदार है अगर वो पेमेंट का भुगतान नहीं करता है, किराया समय पर नहीं देता है, तो फिर उसके लिए प्रतिभू का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि ये एक नियम है कि अगर संविदा के शर्तों में लेनदार या मूल ऋणी बिना प्रतिभू की सहमति के कोई भी परिवर्तन करता है तो उसके पश्चात जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए अपना जो प्रतिभू है वो अपने दायित्वों से बरी हो जाएगा, अपने दायित्वों से फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर लेनदार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर आपका एक फेमस केस आ जाता है, बोनोर वर्सेस मैकडोनाल्ड का केस है, ठीक है। इसको सही कर लीजिए, मैकडोनाल्ड का केस है आपका, ये 1850 का केस है। ये भी एक बहुत फेमस केस है और कुछ इसी तरीके से जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा था उसी तरीके से है। केस क्या है आइए इसको पहले समझ लेते हैं। इस मामले में क्या होता है कि प्रतिवादी जो कि अपना प्रतिभू है वो एक बैंक के मैनेजर के आचरण के संबंध में गारंटी देता है, प्रतिभूति देता है, ठीक है। लेकिन उसकी सहमति के बिना यानी प्रतिभू की सहमति के बिना बैंक के द्वारा उस बैंक मैनेजर के वेतन पे इस आधार पे वृद्धि करी जाती है कि वह यानी बैंक मैनेजर स्वयं के द्वारा किए गए बट्टे पर होने वाली हानि के लिए 1/4 भाग के लिए उत्तरदायी होगा, और एक बट्टे में हानि भी हुई तो न्यायालय ने प्रतिभू को उसके दायित्वों से मुक्त कर दिया, क्योंकि जिस संविदा में उसने प्रतिभूति दी थी उसमें बिना उसकी सहमति के परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रतिभू अपने दायित्वों से मुक्त हो गया। और ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि संविदा की शर्तों में जो परिवर्तन होता है वो पक्षकारों के कार्यों के द्वारा ही होता है। हो सकता है कि विधि के द्वारा भी ऐसा परिवर्तन हो, तो जिसके द्वारा भी परिवर्तन होता है अगर संविदा की शर्तों में कोई भी परिवर्तन हुआ तो अपना प्रतिभू जो है वो अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर। प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर भी प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये केवल और केवल चलत प्रतिभूति में ही हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जब तक कि कोई विपरीत संविदा ना हो प्रतिभू की मृत्यु पर चलत प्रतिभूति का भविष्य के संव्यवहारों के संबंध में प्रतिसंग्रहण हो जाता है। यानी जो प्रतिभू है अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो केवल और केवल चलत प्रतिभूति के संबंध में ही उसके दायित्व समाप्त होंगे या वो अपने दायित्व से उन्मोचित होगा। अगर वो विशिष्ट प्रतिभूति है तो वहाँ पर उसके दायित्व समाप्त नहीं होंगे, उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को दायित्व हो जाता है,
ठीक है। लेकिन अगर वो चलत प्रतिभूति है, उसमें अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके मरने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनके लिए प्रतिभू का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। लेनदार प्रतिभू के ऊपर किसी भी प्रकार का वाद नहीं ला सकता है, ना ही कोई कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, ना ही उसके उत्तराधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है कि आवश्यक तथ्यों को छिपाने पर, आवश्यक तथ्य छिपाने पर यदि मूल ऋणी या लेनदार के द्वारा प्रतिभू से ऐसे किसी भी आवश्यक तथ्य को छिपाया जाता है जो उसके हितों के विपरीत है, तो वहां पर भी प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। ओके, अगला पॉइंट हमारा है ऋणदाता के द्वारा मूल ऋणी को मुक्त करने पर। आप सभी को मालूम है कि जो प्रतिभू का दायित्व होता है वो मूल ऋणी के दायित्व के साथ साथ ही चलता है। हमने धारा 128 में भी ये चीज़ देखी थी, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो मूल ऋणी होता है वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाए, उसका दायित्व ही खत्म हो जाए, लेनदार कह दे कि ठीक है मैंने जो तुमको ऋण दिया था ऐसा करो, मैं माफ़ करता हूँ, मैं तुमसे वो ऋण मैं वापस वसूलूंगा नहीं वो पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिभू है जिसने उस ऋण के संबंध में गारंटी दी थी उसका भी दायित्व खत्म हो जाएगा। लेनदार जो है उस प्रतिभू के ऊपर भी कोई वाद नहीं ला सकता है। तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि लेनदार और मूल ऋणी के बीच किसी ऐसी संविदा से जिसके द्वारा मूल ऋणी निर्मुक्त हो जाए। इसका मतलब ये है कि लेनदार और मूल ऋणी के बीच में अगर कोई ऐसी संविदा हो जाती है जिसकी वजह से मूल ऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो वहां पर जो प्रतिभू होता है प्रतिभू भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा, अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। या किसी ऐसे कार्य या लोप से जिसके परिणाम स्वरूप मूल ऋणी का उन्मोचन हो तो प्रतिभू भी उन्मोचित हो जाता है। यानी अगर लेनदार यानी जो ऋणदाता है वो कोई ऐसा कार्य करता है या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिसके परिणाम स्वरूप मूल ऋणी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो प्रतिभू है प्रतिभू भी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा और उसका भी कोई वहां पे दायित्व नहीं रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि अगर कोई लेनदार और मूल ऋणी के बीच में कोई ऐसी संविदा हो जाती है जिसके पश्चात आपका मूल ऋणी जो है वो मुक्त हो जाता है, ऋण से मुक्त हो जाता है, या फिर लेनदार कोई ऐसा कार्य कर देता है या फिर कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जिसके परिणाम स्वरूप मूल ऋणी अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है, तो वहां पर भी प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है, प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतना तो हमने पढ़ा ही है कि जो आपका प्रतिभू होता है उसके दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ ही साथ चलते हैं। अगर मूल ऋणी किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी होगा तो वो भी होगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर प्रतिभू भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर एक फेमस केस भी है, कॉमर्शियल बैंक ऑफ तस्मानिया वर्सेस जोन्स का केस है। इस केस में क्या हुआ कि जो लेनदार है वो नए ऋणी को पुराने ऋणी के स्थान पे स्वीकार कर लेता है, तो यहाँ पर जो पुराना ऋणी था उसके संबंध में जो गारंटी दी गई थी वो भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पुराना ऋणी जो है वो ही अपने दायित्व से उन्मोचित हो गया, तो फिर प्रतिभू भी अपने दायित्व से उन्मोचित हो गया। इसका मतलब ये है इस केस में कहा गया कि अगर कोई भी छूट मूल ऋणी को दी जाएगी तो वो जो छूट है वो प्रतिभू पर भी लागू होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि ऋणदाता यानी लेनदार के असंगत कार्य या कार्य लोप करने पर यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करे जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो यानी प्रतिभू के अधिकारों के विपरीत हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप करे जिसके किए जाने को प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षित करता हो, तो प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर लेनदार कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि प्रतिभू के अधिकारों के विपरीत हो या जो करना प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य था उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वहां पर प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। इसको समझने के लिए हम इस केस को समझते हैं। M.R. चक्रपाणी अय्यर का केस है। इस केस में न्यायालय ये निर्णय देती है कि सपोज अगर कभी मूल ऋणी जो हमारा मूल ऋणी है वो अगर कोई ऐसी संपत्ति जो कि उसने लेनदार के पास गिरवी रखी है अगर उस संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नष्ट कर रहा है या फिर उसको बेच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रतिभू इसकी सूचना लेनदार को देता है कि जो आपके पास जो संपत्ति उसने गिरवी रखी थी उसको वो बेच रहा है, लेकिन जो आपका लेनदार होता है उसके संबंध में वो कोई कार्यवाही नहीं करता है, ना तो उसको ऐसा करने से रोकता है ना उसके ऊपर कोई आपराधिक कानूनी कार्यवाही करता है, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा, प्रतिभू का दायित्व वहाँ से समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेनदार के द्वारा मूल ऋणी के द्वारा दी गई प्रतिभूतियों को छिपाने या प्रतिभू की बिना सहमति के उनको ऋणी को लौटा देने पर। इसमें लिखेंगे कि लेनदार का ये कर्तव्य है कि प्रतिभूति की संविदा के अंतर्गत जो भी प्रतिभूतियां दी गई हैं उन्हें सुरक्षित रखे, क्योंकि मूल ऋण प्राप्त होने पर उसका ये कर्तव्य है कि वह उन प्रतिभूतियों को मूल ऋणी को वापस करे। यदि वह प्रतिभूतियों को खो देता है या प्रतिभू की सहमति के बिना उसको ऋणी को यानी मूल ऋणी को लौटा देता है तो यहाँ पर जो है प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा। अब प्रतिभूतियाँ, ये जो वर्ड है शायद ये आपको ना समझ में आ रहा होगा। प्रतिभूतियाँ होता क्या है कि जैसे कि मूल ऋणी कोई सामान गिरवी रखता है अगर लेनदार के पास, तो उसी को प्रतिभूति कहते हैं। कोई प्रॉपर्टी हो गया, कोई भी गहने हो गए, कोई भी चीज़ सामान जो है गिरवी रखता है, जो भी चीज़ उसके पास, उसी को बोलते हैं प्रतिभूतियाँ। और यहाँ पर जो लेनदार है उसका ये दायित्व होता है कि जब तक उसका पेमेंट ना हो जाए तब तक वो उस प्रतिभूति को वापस ना करे मूल ऋणी को। अगर कंडीशन ऐसी होती है कि जो मूल ऋणी है वो पेमेंट नहीं करता है, पेमेंट करने में फेल हो जाता है, ऋण को वापस करने में असफल रहता है, तो वहाँ पर जो है प्रतिभू का ये दायित्व हो जाता है कि वो उसका भुगतान करे। ठीक है, तो लेनदार अगर प्रतिभू से वो ऋण वसूल लेता है तो फिर यहाँ पर प्रतिभू को ये अधिकार हो जाएगा कि जो भी प्रतिभूति लेनदार के पास रखी है, जो भी गिरवी में जो भी सामान रखा है, तो वो प्राप्त करने का अधिकार फिर प्रतिभू का हो जाता है। लेकिन अगर लेनदार उस प्रतिभूति को खो देता है या फिर बिना भुगतान के ही उसको मूल ऋणी को वापस कर देता है तो फिर यहाँ पर प्रतिभू का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर लेनदार यहाँ पर प्रतिभू के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है, और इसी के बाद हम लोग MCQ डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हमने क्लास 1 और क्लास 2 क्लास 3 में जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड MCQ हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? 8 नंबर है, मूल ऋणी के द्वारा मिथ्या वर्णन करने पर संविदा अधिनियम की धारा 142-43 के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिभूति प्राप्त करता है उसका ये कर्तव्य होता है कि वो उन तथ्यों को पूरी तरीके से स्पष्ट करे जिसका कि प्रतिभू के दायित्वों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 142 और 143 ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रतिभूति प्राप्त कर रहा है उसका ये कर्तव्य होता है कि जो भी तथ्य हैं या जो भी उसकी कंडीशन है वो एक एक बात को प्रतिभू को बताए। ऐसी कोई बात जो कि अगर वो छिपाता है तो प्रतिभू के हितों के विपरीत होगा या फिर उसके अधिकारों पे या उसके हितों पे गंभीर उसका असर पड़ेगा, तो उन सभी बातों को बताए। जैसे कि अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी कहीं पे गिरवी रखी है वो उसको भी बता सकता है। अगर वो दिवालिया हो गया तो इन तथ्यों को भी वो डिस्क्लोज कर सकता है, उनको बता सकता है प्रतिभू को, ताकि बाद में आगे चल करके प्रतिभू को कोई नुकसान ना हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है, कोई भी तथ्यों को छिपाता है या झूठ बोल करके किसी व्यक्ति से कोई प्रतिभूति की संविदा करवाता है, गारंटी की संविदा प्राप्त करता है, तो वहां पर ऐसी संविदा जो है वो शून्य करनी होगी। इस प्रकार यदि मूल ऋणी या लेनदार प्रतिभू से मिथ्या वर्णन के द्वारा प्रतिभूति प्राप्त की है तो प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाएगा। और ये 8 परिस्थितियां थी जिनको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इन 8 परिस्थितियों के आधार पर जो प्रतिभू है वो अपने दायित्वों से उन्मोचित हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अपना एग्जाम में लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके MCQ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, एक समव्यवहार के लिए दी गई प्रतिभूति कहलाती है। एक समव्यवहार के लिए दी गई प्रतिभूति क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको। इसका करेक्ट आंसर आपका है B, यानी विशिष्ट प्रतिभूति। चलत प्रतिभूति क्या होता है? एक निश्चित समय के भीतर एक से अधिक जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि जितने भी समव्यवहार होते हैं, उनके लिए जो गारंटी दी जाती है उसको क्या कहते हैं? चलत प्रतिभूति कहते हैं। लेकिन जब एक ही समव्यवहार के लिए प्रतिभूति दी जाती है तो उसको विशिष्ट प्रतिभूति कहते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक प्रतिभू के अधिकार निम्न में से किसके विरुद्ध होते हैं? एक जो प्रतिभू है उसके अधिकार मूल ऋणी के विरुद्ध होते हैं या ऋणदाता के विरुद्ध होते हैं या सह प्रतिभू के विरुद्ध या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो D है, उपरोक्त सभी। ठीक है, प्रतिभू के अधिकार इन तीनों के विरुद्ध होते हैं। हमने अभी आपको लास्ट जो क्लास 4 का पार्ट 2 था उसमें अधिकार ही बताए थे प्रतिभू के, और ये भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में जो कि इम्पोर्टेंट भी है।
इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा में सह प्रतिभू के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। हमने जो क्लास 4 का पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें सह प्रतिभू के दायित्वों को देखा था। अब ये बताइए किस धारा में डिफाइन किया गया है इसको, धारा 135, धारा 136 या धारा 137 या धारा 138, किस में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका धारा 138 है। ठीक है, धारा 138 में सह प्रतिभू के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलत प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू के दायित्व उसकी मृत्यु होने पर बने रहते हैं या समाप्त हो जाते हैं या भावी व्यवहारों के संबंध में समाप्त हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। और ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसका फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ कि चलत प्रतिभूति, यहाँ पे ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, चलत प्रतिभूति की संविदा में प्रतिभू के दायित्व उसकी मृत्यु होने पर क्या हो जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ ही देर पहले इसको डिस्कस किया है कि चलत प्रतिभूति के संबंध में अगर प्रतिभू की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद भविष्य में जितने भी संव्यवहार होते हैं उनके संबंध में उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिभू अपने दायित्वों से किन परिस्थितियों में उन्मुक्त हो सकता है। ऑप्शन ए समाप्ति की सूचना देने पर, ऑप्शन बी मूल ऋणी या लेनदार के द्वारा आवश्यक तथ्यों को छिपाने पर, ऑप्शन सी संविदा की शर्तों में परिवर्तन होने पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि प्रतिभू के दायित्वों का उन्मोचन किन परिस्थितियों में हो सकता है। तो ये जो आपके स्क्रीन में दिए गए हैं 3 पॉइंट, इन तीनों परिस्थितियों में प्रतिभू अपने दायित्वों से उन्मोचित हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभू को ऋणदाता के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त है। यानी जो प्रतिभू है आपका, इसको ऋणदाता के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का, नो, क्योंकि ये तो आपको ऋणदाता के विरुद्ध प्राप्त है। भुगतान का, नो, ये भी नहीं है। प्रतिभूति का लाभ पाने का अधिकार या समान भाग के लिए दायित्व। तो प्रतिभूति का लाभ पाने का अधिकार ये आपका करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर सी है। जो प्रतिभू होता है उसको लेनदार के विरुद्ध प्रतिभूति का लाभ पाने का अधिकार है, ये एक इसका अधिकार है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिभू को सह प्रतिभू के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त है। प्रतिभू को सह प्रतिभू के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए है क्षतिपूर्ति का अधिकार, ऑप्शन बी समान भाग के लिए दायित्व, या फिर ऑप्शन सी पृथक पृथक राशियों के लिए सह प्रतिभू का दायित्व। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी है, बी और सी, यानी समान भाग के लिए दायित्व का अधिकार है और दूसरा आपका है पृथक पृथक राशियों के लिए सह प्रतिभू का दायित्व। क्लास हम लोगों ने 2 में देखा था, सॉरी क्लास 4 का पार्ट 2 जो था उसमें हम लोगों ने प्रतिभू के अधिकार डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो फिर आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे, वरना ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिभू को मूल ऋणी के विरुद्ध कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो मूल ऋणी के विरुद्ध उसको 2 अधिकार प्राप्त हैं। पहला है क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार और दूसरा है भुगतान या निष्पादन पर। ठीक है, ये 2 उसको अधिकार प्राप्त है। तो ये ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रतिभू के दायित्व का भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा में उल्लेख किया गया है। ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि जो प्रतिभू के दायित्व हैं ये भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा में डिफाइन किया गया है। धारा 128, धारा 129, धारा 138 या धारा 141। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए है। धारा 128 में प्रतिभू के दायित्वों को बताया गया है कि जो प्रतिभू के दायित्व हैं वो मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण होंगे या समान होंगे जब तक कि कोई विपरीत संविदा ना हुई हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभू का किन ऋण के लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ऑप्शन ए अवैध ऋण के लिए, ऑप्शन बी अवधि बाधित ऋण के लिए, ऑप्शन सी साहूकार अधिनियम के अधीन अपरिवर्तनीय ऋण के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जो पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था कि जो प्रतिभू होता है वैसे तो वो मूल ऋणी के जो भी ऋण है उनके लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन ऐसा ऋण जो कि अवैध हो या फिर ऐसा ऋण जो अवधि बाधित हो यानी 3 साल के ऊपर हो चुका हो या साहूकार अधिनियम के अधीन अपरिवर्तनीय ऋण हो, इन तीनों के संबंध में प्रतिभू का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।